लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने माइनर तक पढ़ लिया था। जस्ट अ मिनट, ये रब कर देता हूँ मैं। एक्चुअली कल वीडियो इसलिए नहीं आ पाई कि कल हमारे सॉफ्टवेयर ने फिर गड़बड़ करी, फिर चेंज करा है। अब देखते हैं ये कैसे चलेगा। आई होप अब सब ठीक रहे। तो लास्ट लेक्चर में हमने कर लिया था छोटे बच्चे की बात, यानी कि जो छुटका बच्चा है हमने उसके बारे में पढ़ लिया था। हमने उसके बारे में क्या क्या पढ़ा था एक बार रिवाइज करते हैं। हमने सबसे पहले ये पढ़ा था कि छोटे बच्चे को हम पार्टनर नहीं बना सकते। छोटे बच्चे को पार्टनर बनाना चाहेंगे तो उस केस में कैसा है, उसे बेनिफिशियल इंटरेस्ट का बनाते हैं। बेनिफिशियल इंटरेस्ट मतलब सिर्फ टॉफी चॉकलेट वाला पार्टनर बनाते हैं, मतलब जो उसको बेनिफिट होंगे सिर्फ वो ही मिलेंगे, मतलब सिर्फ प्रॉफिट में उसकी हिस्सेदारी होगी, लॉस में उसकी कोई हिस्सेदारी नहीं होगी, पहली चीज। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो माइनर होता है उसकी एसेट, पर्सनल एसेट लाइबल नहीं रहती, उसकी बिजनेस एसेट ही लाइबल रहती है। मतलब जितने की उसने कैपिटल कंट्रीब्यूशन करी है वो सब चीजें ही लाइबल रहेंगी जितना उसका शेयर है। उसकी पर्सनल एसेट को कोई टच नहीं कर सकता छुटके बच्चे की। ठीक है। उसके बाद हमने एक और चीज पढ़ी थी कि छोटा बच्चा जैसे कभी तो बड़ा होगा ना, 18+ होते साथ बड़ा हो जाएगा। तो छोटा बच्चा जैसे ही बड़ा बच्चा बना, यानी कि जब माइनर जैसे ही मेजर हुआ, उसके 6 महीने के अंदर अंदर उस माइनर बच्चे को फर्म में जाकर बताना पड़ता है कि अब वो कंटिन्यू करना चाहता है कि नहीं एज अ पार्टनर। अगर उसने कही हाँ, उसने हाँ कही, तो वो जिस दिन से एडमिशन लिया था छोटे बच्चे के तौर पर, उस दिन से सारी ट्रांजेक्शन के लिए लाइबल है। मेजोरिटी ग्रेड से नहीं, जिस दिन से उसने एडमिशन लिया उस दिन से। और उसने कहा कि नहीं, तो उस केस में उसकी एक और जिम्मेदारी हो जाती है कि उसे पब्लिक नोटिस दे, वो पब्लिक को चीख चीख के बताए कि मैं बड़ा हो गया हूँ और मुझे अब इस पार्टनरशिप फर्म में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर वो ये नहीं बताता तो भले ही वो पार्टनरशिप फर्म छोड़ के चला जाए, लेकिन उसकी लाइबिलिटी चलती रहेगी। इस बार लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी, क्योंकि पार्टनरशिप के केस में पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड क्यों थी? क्योंकि वो छोटा बच्चा था। अब वो मेजोरिटी गेन कर चुका है। अब अगर उसके बाद मेजोरिटी आ, मतलब वो मेजर बन गया है, तो उस केस में अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जाने से पहले पब्लिक नोटिस दे। ये हम पढ़ चुके थे। अब है सेक्शन नंबर 31 से 35, ये कहता है कि लीगल कंसिक्वेंस क्या है जब कोई पार्टनर आएगा या जाएगा। ठीक, किसी भी पार्टनर के इनकमिंग या आउटगोइंग होने से, यानी कि एडमिशन या रिटायरमेंट या एक रिपलगेशन, अलग अलग चीजें होती है। अगर इनसे, इनके से क्या लीगल कंसिक्वेंस या इनके बारे में क्या कहा गया है पार्टनरशिप एक्ट में। सेक्शन नंबर 31 सबसे पहला था इंट्रोडक्शन ऑफ अ पार्टनर। सेक्शन नंबर 31 कहता है कि जब कोई पार्टनर आता है तो जब उसके आने से क्या होता है। द लायबिलिटी ऑफ अ न्यू पार्टनर ऑर्डिनरी कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ द एडमिशन। एक बात बताइए, अगर आप इस पार्टनरशिप में इस डेट पाए हो, मानिए पार्टनरशिप पाए हो 10 मार्च को। अगर आप पार्टनरशिप में 10 मार्च को आए हो, 10 मार्च से पहले के ट्रांजेक्शन के लिए आपको लायबल रहोगे। एक बात बताइए, 10 मार्च से पहले जो भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन करी होंगी, क्या उसमें आप उसकी डिसीजन लेने में आपकी भूमिका थी? 10 मार्च से पहले जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हुई थी, क्या उसके डिसीजन मेकिंग में आपकी कोई भूमिका थी, या मतलब आपकी कोई योगदान था? नहीं था ना, क्योंकि आप तो जब पार्टनर ही नहीं थे। तो इसलिए कह रहे हैं कि अगर उसके उससे पहले टाइम के किसी भी डिसीजन में आपकी हिस्सेदारी नहीं थी, तो उस डिसीजन के लिए आप लाइबल भी नहीं रहोगे। इसीलिए कहा गया है कि एडमिशन से पहले जो भी पार्टनर्स की उस हमने ट्रांजेक्शन करी है, उसके लिए जो बंदा एडमिशन होकर आ रहा है वो लाइबल नहीं होता। लेकिन लॉ ने एक और चीज कही है, अनलेस, अनलेस मतलब जो हमने पढ़ा ऊपर पढ़ा वो ही चलेगा, लेकिन उसके अलावा ये केस हो सकता है, ये कंफर्म नहीं होता, ये हो सकता है। वरना ऑर्डिनरी तो वो चलता है जो मैंने हाईलाइट कर रखा। लेकिन इसके अलावा भी एक केस होता है, अगर वो खुद से कह रहा है ही एग्री टू बी लाइबल फॉर ऑर्डिनरी ऑब्लिगेशन इनकर्ड बाय द फर्म प्रायर टू डेट। अब वो कह रहा है, अपने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली कहावत सुनी होगी ना, वही है बस। वो कह रहा है कि मैं आया तो 10 तारीख को हूँ, लेकिन मैं 12 दिसंबर की 12/12 की जो भी ट्रांजेक्शन हुई थी उसके बाद की सारी ट्रांजेक्शन के लिए मैं लाइबल हूँ, ऐसा कह रहा है खुद के मुंह से। अब खुद के मुंह से खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है तो लो नहीं रोक रहा, लो कह रहा है बिल्कुल मारो, हमारा क्या जा रहा है, हमारा काम तो गाइडेंस देना है। अब आप उसको नहीं वो कर रहे तो आपने पैर पे कुल्हाड़ी मारो बिंदास, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कोई पार्टनर खुद से कहे, खुद से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे, खुद से ये कहे कि नहीं नहीं मेरा एडमिशन तो जब हुआ कोई दिक्कत नहीं है जिस डेट पे भी हुआ, लेकिन मैं अपने एडमिशन से पहले की ट्रांजेक्शन के लिए, इस डेट के बाद की सारी ट्रांजेक्शन के लिए या इस डेट की ट्रांजेक्शन के लिए लाइबल रहूंगा। उस केस में वो लाइबल रहेगा, क्योंकि उसने अपने खुद के मुंह से कहा है, खुद से लाइबिलिटी को लिया है। लाइबिलिटी को खुद से लेने में कोई रोकथाम नहीं है। द न्यू फर्म इंक्लूडिंग अ न्यू पार्टनर हु इज joins it may be agreed to be assumed liable for the existing debt of the old firm। देखो, एक होती है ओल्ड फर्म, एक होती न्यू फर्म। अगर कुछ एग्रीमेंट में नहीं होता, यानी कि पार्टनरशिप डीड के अंदर अगर कोई चीज नहीं लिखी है, तो पार्टनर के एडमिशन और रिटायरमेंट से फर्म पे इम्पैक्ट पड़ता है, फर्म डिसोल्यूशन की ओर जाती है। तो ये होगी ओल्ड फर्म और ये होगी न्यू फर्म, समझिए। तो यहाँ थे 3 पार्टनर, यहाँ पर है 4 पार्टनर। ठीक,
तो न्यू फर्म में 3 थे, ओल्ड फर्म में 4 पार्टनर, ओल्ड फर्म में 3 थे, न्यू फर्म में आ गए 4 पार्टनर, समझो बात। अब जैसे ही एडमिशन होगा, फर्म डिसॉल्व हो रही है, नई फर्म बन रही है, ठीक। अब क्या हुआ, जब भी कोई फर्म डिसॉल्व होती है, आप पढ़ोगे या आपने पढ़ा भी हो, डिसोल्यूशन चैप्टर, हाँ अकाउंट के अंदर है तो आपने पढ़ ही लिया होगा। डिसोल्यूशन चैप्टर के अंदर ये बात इस क्लियर कर दी गई है कि जैसे ही पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होगी, तभी क्रेडिटर जो है वो हमारे आउटसाइडर है, थर्ड पार्टी है, तो उनका पेमेंट इंस्टेंट, तुरंत के तुरंत उनका पेमेंट करते हैं। हम पता है ना कि भाई जब भी डिसोल्यूशन होएगा तो क्रेडिटर जो है, जो हमारे आउटसाइडर हैं, उनका पेमेंट पहले दिया जाता है, एसेट बेच के उनका पेमेंट करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट भी पढ़ा होगा आपने, वही बात ये यहाँ पर कह रहा है, ठीक। अब देखिए, तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है मान लीजिए कोई पुरानी फर्म बंद होकर नई फर्म जा रही थी, तो आइडियली इसके जो क्रेडिटर होंगे सबका पेमेंट नहीं होना चाहिए था। मतलब जिस दिन ओल्ड फर्म खत्म हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, उसी डिसोल्यूशन के टाइम पे लिक्विडेटर आके ये सब चीजें करता। सही बात है कि नहीं। लेकिन अगर ये उस चीज में करने में समर्थ नहीं रहे, या इन्होंने किसी बंदे से जाके कह दिया, ये गए कि ये 3 पार्टनर थे, ओल्ड 3 पार्टनर गए कालू के पास, कालू यहाँ क्रेडिटर है, तीनों पार्टनर गए कालू के पास, कालू माने क्रेडिटर। कालू क्रेडिटर से ने कहा, कालू बॉस, कालू दोस्त, देखो आपका हमारे पास उधार है, मतलब हम आपको देने के लिए लायबल है पैसे, लेकिन आप समझिए अभी हमारे पास पैसे नहीं है, और हमें अब डिसोल्यूशन करना कंपलसरी हो गया है क्योंकि हम बंदे को ला रहे हैं। दो चीज समझिए, ये जो 3 पार्टनर हैं ओल्ड पार्टनरशिप फर्म के, ये जाएंगे कालू के पास, ये कालू से कहेंगे, कालू भाई आप हमारे क्रेडिटर हो, यानी कि आपको हमें पैसे देने हैं, हमको आपको देने हैं, आपको हमको नहीं, सॉरी, कि हम आपको पैसे देने के लिए लायबल है। पार्टनर खुद से कह रहे हैं, तीनों पार्टनर, लेकिन पार्टनर क्या कह रहे हैं, लेकिन सर समझिए अभी हमारे पास पैसे है भी नहीं, और हमारा डिसोल्यूशन करना कंपलसरी रहेगा, क्योंकि हमारी डीड में ये नहीं लिखा किसी एडमिशन या रिटायरमेंट से अगर करेंगे तो उस केस में पार्टनरशिप हमको डिसॉल्व नहीं करना, ऐसा हमने अपनी डीड में नहीं लिख रखा था, तो अब हमें डिसॉल्व करके नहीं बनानी पड़ रही है। तो केडर कालू था, कालू ने कहा तो क्या आप क्या चाहते हो मेरे से, ये बताओ, कट टू कट बात करो। तो पार्टनर से कहा, देखो कालू सर, हम नई पार्टनरशिप फर्म बनाएंगे, आप हमारी ओल्ड पार्टनरशिप फर्म के क्रिएटर हो, हम आपको ऐसा चार्ज करके दिखा देंगे, ऐसा एंट्री करके दिखा देंगे कि आप हमारी नई पार्टनरशिप फर्म के ही क्रिएटर हो। आपकी ओल्ड पार्टनरशिप फर्म के क्रिएटर को हम ऐसा दिखाएंगे कि आप हमारे न्यू पार्टनरशिप फर्म के क्या हो बोलते अपना ऐसा क्रिएटर हो, ठीक। तो कालू ने कहा ठीक है, मैं तो अब भी क्रिएटर हूँ, बाद में क्रिएटर रहूंगा, मुझे क्या जा रहा है, बस मेरे पैसे का थोड़ा देखो यार, जल्दी करो जुगाड़, कोई नहीं ये तुम्हारी जरूरत का काम है, मैं आई अंडरस्टैंड, बट प्लीज अब हमारा पेमेंट जल्दी से करो। इन्होंने कहा ठीक है सर कर देंगे, टेंशन नहीं लीजिए, बिल्कुल करेंगे बिंदास। आप समझो क्या कह रहा है, अब भूमिका जम गई होगी आपको, ठीक। तो ये कह रहा था, अब देखते पढ़ते देखिए, द न्यू फर्म, जो कि नई फर्म बनेगी, भाई देखो पुरानी फर्म डिसॉल्व होगी तो नई फर्म तो बनेगी, एडमिशन के टाइम पे भी बनती है, रिटायरमेंट के टाइम भी बनती है। इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर, देखो ये इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर हु ज्वाइंस, यानी कि जिसके एडमिशन के बेस पर हमें डिसॉल्व करना पड़ा है, वो नया पार्टनर भी मे एग्री टू एज्यूम लाइबल फॉर एग्जिस्टिंग डेब्ट ऑफ ओल्ड फर्म, अगर वो एग्री कर चुका है तो वो लाइबल रहेगा, ठीक। एंड क्रिएटर में एग्री टू एक्सेप्ट अ न्यू फर्म, लेकिन साथ में क्रिएटर से भी पूछना पड़ेगा कि सर हम नई फर्म बना रहे हैं, हमारे पास अभी पैसे तो नहीं है, क्या आप हमें कुछ दिनों की मोहलत दे सकते हो, या कहें तो आप हमारी नई फर्म के पार्ट वो मेंबर बन सकते हो, क्या बोलते अपना क्रिएटर। तो क्रिएटर कहेगा, कालू ने कहा ठीक है मैं तो अब भी क्रिएटर हूँ, जब भी क्रिएटर रहूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बना दो बिंदास, मेरी एंट्री नई फर्म में मार देना। तो इस केस में क्या हो जाएगा, हाँ बिल्कुल बनेगा। तो ऐसे केस में करके डिस्चार्ज हो जाती है ओल्ड पार्टनरशिप। डिस्चार्ज होने का मतलब ओल्ड पार्टनरशिप फर्म की जो लिक्विडेशन होती है, उस टाइम पे क्रिएटर को पैसा देना कंपलसरी होता है कहीं ना कहीं। लेकिन ये कह रहे हैं कि क्रिएटर अगर खुद से कह रहा है कि नहीं नहीं कोई नहीं, आप मुझे नई फर्म का पार्टनर वो नई फर्म का क्रिएटर बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, अभी मत आपके पास पैसे नहीं है, आप मत दो, आप नए पार्टनर को एडमिट कर लो। अगर वो खुद से अपने मुंह से कह देगा ये बात, तो उस केस में जरूरत नहीं है, ओल्ड फर्म डिस्चार्ज हो जाती है, नई फर्म पर चार्ज आ जाता है उधारी का। द क्रेडिटर कंसेंट इज नेसेसरी, लेकिन क्रेडिटर का सब पूछना जरूरी है। अब कालू से बिना पूछे हम अपनी ओल्ड फर्म बंद करके भाग गए, नई फर्म बना नहीं रहे, तो कालू तो बेचारा बीच में अटक जाएगा। इसलिए लोगों ने कहा कि जो नई फर्म बने रही है, उससे पहले जब आप ओल्ड फर्म डिसॉल्व कर रहे हो, तो उसकी डिसोल्यूशन में आपको पेमेंट करना कंपलसरी होता है आउटसाइडर का पहले। लेकिन आप अगर आउटसाइडर का पेमेंट नहीं कर रहे या नहीं करने में समर्थ नहीं हो, तो उस केस में आप क्या करो, उस केस में आप सिंपल ही है,
आप लोड नहीं लो। उस केस में आप उस कालू के पास जाओ और कालू से कहो कि कालू सर, केटर सर, हम आपको अभी पेमेंट देने में असमर्थ हैं, अभी इनकैपेबल हैं, हम आपको पेमेंट अपनी नई फर्म में देंगे, तो आप हमारी नई फर्म की केटर बनना पसंद करोगे? कालू ने कहा बिल्कुल यस करेंगे, तो उस केस में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक, तो सब बेसिक चीजें थी। अब राइट्स एंड लायबिलिटी। कुछ नए पार्टनर जब आते हैं उसके अधिकार होते हैं और कुछ उसकी जिम्मेदारी। नए पार्टनर के आने के बाद उसके कुछ अधिकार होते हैं और कुछ उसकी जिम्मेदारी होती है। समझिए क्या होते हैं। एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स एंड इनकमिंग पार्टनर, ही शैल बी लायबल फॉर द एग्जिस्टिंग डेट विल नॉट ipso facto gives cater for the firm of any right against। समझिएगा कह रहा है, ये पार्टनरशिप फर्म थी, इसमें ए थे, बी थे, ए बी सी थे। अब आ गया डी, ये है कालू। कालू ने कहा ठीक है मुझे नई फर्म का पार्टनर बना लो, कोई दिक्कत नहीं, जो हम पढ़ के आए। अब ये बताओ, कालू जब पैसे मांगेगा तो कालू ए बी सी से मांगेगा या डी से ही मांग सकता है? कालू का अधिकार डी पे भी है या नहीं है, ये बताओ। कालू का अधिकार डी पे नहीं रहता, कालू डी पे अधिकार रहता है एबीसी का, यानी डी से पैसे लेने का अधिकार एबीसी के पास है, अगर डी ने एग्री करा है तो अपनी प्रायर ट्रांजेक्शन के लिए। लेकिन कालू के पास कोई राइट नहीं है डी को इन्फोर्स करने का। जबकि हम पार्टनरशिप के जो पहले यूनिट थी उसमें हम पढ़ चुके हैं कि हर एक पार्टनर की लायबिलिटी ज्वाइंटली एंड सेवरली होती है, तो इसकी भी होती है अलग से लायबिलिटी डी की। लेकिन यहाँ कहा गया है कि डी की लायबिलिटी तो है, लेकिन डी की लायबिलिटी केटर के तरफ नहीं है, डी की लायबिलिटी बचे हुए पार्टनर्स के लिए है, ना कि केटर। कालू के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो डी पे कोई इन्फोर्स कर सके, डी पे कुछ प्रेशर वाइज कर सके, या अपनी लायबिलिटी के लिए डी के को परेशान कर सके। वो किसे परेशान करेगा? वो एबीसी को। एबीसी के मान लीजिए, समझिए आप, 40,000 की लायबिलिटी, रेशियो 1 रेशियो 1 रेशियो 1, तो एक क्रेडिटर के पास तो अधिकार है वो 40 के 40 चाहे ए से मंगा ले, चाहे बी से, चाहे सी से, किसी भी मान लीजिए 40 के 40 देती है इन्हें, तो अब ए के पास ये अधिकार है कि ए डी के हिस्से के 10,000 उससे मांग ले। आई होप आपको क्रिस्टल क्रिस्टल क्लियर होगा। ठीक, अब ये वाला केस दो पार्टनर केस में क्यों नहीं लगेगा? लॉजिकल बात है, अगर दो पार्टनर हो गए तो उस केस में ये वाला केस क्यों नहीं लग रहा? ये वाला केस मतलब ये क्यों नहीं लग पा रहा? दो पार्टनर केस में इसलिए नहीं लग पा रहा कि अगर मानिए दो पार्टनर है, एक की एक्सीडेंटल डेथ हो गई तो पार्टनरशिप हम तो अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी। लॉजिक समझिए ना, दो पार्टनर है, एक की अपना क्या बोलते हैं एक्सीडेंट में डेथ हो गई तो पार्टनरशिप हम डिसॉल्व होगी, तो अब फिर ये केटर ब्रेडर कहाँ जाएगा भाई, कैसे करेगा? केटर जस्ट डिसोल्यूशन डायरेक्ट होगा ना। इसलिए कह रहा है कि अगर पार्टनरशिप फर्म में दो पार्टनर है तो फिर दिक्कत आ जाती है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन के ऊपर बात आ जाती है जैसे ही हमारी कोई भी एक पार्टनर मरता है, किसी भी एक पार्टनर की डेथ होती है। ये मैंने ऊपर आपको बताया था, वहां बताया था ये कि जब हम कंपनी वर्सेस पार्टनरशिप कर रहे थे उस केस में मैंने आपको बताया था कंपनी अमर है लेकिन पार्टनरशिप अमर नहीं है। अगर पार्टनरशिप को अमर बनना है तो उसे 3-4 कंडीशन फॉलो करनी पड़ेंगी, तब उसके चांस है अमर बनने के। 100% नहीं कह रहा, लेकिन चांस बढ़ जाते हैं। उसे मैंने एक पॉइंट भी बताया था कि 2 से ज़्यादा पार्टनर होने ही चाहिए हर टाइम, क्योंकि अगर एक मरा तो उसकी जगह कम से कम 2 रहेंगे तो पार्टनरशिप चलती रहेगी। अगर 2 रखे, एक भी पार्टनर रुका, तो बस पार्टनरशिप हम डिसॉल्व हो जाती है। तो एडमिशन वाले के बारे में हम पढ़ चुके, बेसिकली क्या क्या पढ़ा हमने एडमिशन वाले के बारे में, देख लीजिए एक बार और देखते हैं कि जो भी पार्टनर एग्री में एग्री हो रहा है वो अपनी जो जिस दिन में वो आएगा पार्टनरशिप फर्म में उस दिन की ट्रांजेक्शन से ही लायबल रहता है जनरली। लेकिन वो चाहेगा तो खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार सकता है, खुद कह सकता है कि नहीं नहीं साहब मैं पहली ट्रांजेक्शन के लिए भी लायबल हूँ। जब कोई नया पार्टनर आता है उस केस में फर्म डिसॉल्व होती है अगर एग्रीमेंट के अंदर कोई चीज नहीं लिखी। अगर फर्म डिसॉल्व होगी तो केटर को पेमेंट करना पड़ेगा क्योंकि वे आउटसाइडर है। लेकिन फर्म चाहे या पार्टनर चाहे तो केटर के पास जाके ये कैसे रिक्वेस्ट कर सकता है कि सर सर हमारे पास अभी पैसा नहीं है, आप हमारी नई पार्टनरशिप फर्म के वो बन जाइए, केटर उधार मतलब देनदार बन जाइए, यहाँ कहे तो हम आपको लायबल रहेंगे। उस केस में क्या रहेगा? उस केस में क्या होगा? उस केस में वो कहेगा क्या बोलते हैं अपना, अब उसके पास अधिकार है, किसके? कालू के पास अधिकार है, क्रिएटर के पास अधिकार है, वो हाँ कहे या ना कहे। अगर वो हाँ कह रहा है, ना कह रहा है तो बात ही खत्म हो गई। अगर उसने कहा हाँ ठीक है तो ठीक है, तो उस केस में सारे के सारे पार्टनर तो कहीं ना कहीं लायबल होते हैं, क्योंकि कालू वो जो डी पार्टनर था वो ही कह चुका था कि मैं पूरा आपके पुराने डेट के लिए लायबल हूँ। लेकिन जो डी पार्टनर है
वो उसे कालू कुछ नहीं कह सकता, मतलब क्रेडिटर डायरेक्टली नहीं जा सकता डी के पास, क्रेडिटर ए बी सी के पास जाकर डायरेक्टली पूरा अमाउंट रिकवर कर सकता है। मान लीजिए क्रेडिटर ने 10-40 हज़ार का अमाउंट था, कालू गया सीधा ए के पास, कालू ने कहा 40 हज़ार दो मेरे, ए ने कहा मेरे को 2 केला। तो कालू कहेगा भूल गए सेवरली लाइबल, याद करो वो दिन चैप्टर 1 वाले। तो उसके में कालू कहेगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, वो क्या ये कहेगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास भी अधिकार है, आप लो 40 लो। कालू ये जाएगा बी के पास, फिर जाएगा ए सी के पास, बी से 10 लेगा, सी से 10 लेगा, 10 हज़ार और बचे, फिर जाएगा वो डी के पास, डी से कहेगा देख भाई तुमने तुमने एग्री करा था ये ट्रांजेक्शन के लिए, अब समझो कालू तो तुम पर नहीं कर इन्फोर्स कर सकता, लेकिन एज अ पार्टनर मैं कर तुमसे अधिकार रखता हूँ अपना हिस्सा मांगने का, लाओ मेरे हिस्से के 10 हज़ार निकालो जो मैंने पे करे हैं फर्म के ब्याह में। तो इस तरीके से फ्लो चलता है। ठीक, अब देखिए अगला पॉइंट, अगला है रिटायरमेंट। तो एडमिशन सेक्शन नंबर 31 में बता चुका आपको, सेक्शन नंबर 32 कहता है रिटायरमेंट के बारे में। रिटायरमेंट के 3 केस बनते हैं, इस 3 केस में रिटायरमेंट होता है। जस्ट अ मिनट, रिटायरमेंट के 3 केस बनेंगे, सिंपल से इजी है यार, लोड ना लो। देखो कब कब बनते को रिटायरमेंट के कैसे कैसे केस बनते हैं। मानो सारे के सारे पार्टनर ने कंसेंट दे दी, सारे के सारे पार्टनर ने कंसेंट देने का मतलब 4 पार्टनर थे जिसमें से एक पार्टनर थे सी पार्टनर जो थे उनकी उम्र हो चुकी 60 साल, सी पार्टनर की उम्र हो चुकी 60 साल, और सी पार्टनर बढ़िया बंदे थे, एकदम जेन्युइन बंदे थे, परफेक्ट बंदे, लेकिन उम्र हो चुकी 60 साल। अब जैसे ही सी पार्टनर की उम्र 60 साल हुई, तो बच्चे हुए पार्टनर को लगने लगा कि यार अब सी हमारे से काफ़ी सीनियर है, अब इनको थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। 60 साल इन्होंने सर्व करा, अब यार अब ना तो ये 10 सर्व कर पाएंगे अच्छे से, ये भाई देखो कहीं ना कहीं फैक्ट है, ये सबको इम्पैक्ट करती है, हमको भी करेगी। तो इनकी उम्र हो चुकी 60 साल, तो यार इनकी उम्र 60 साल हो चुकी है, अब इनको रिटायरमेंट दिवाओ, सब चलो मिलकर एक बार डिसाइड कर लेते। सारे पार्टनर ने डिसाइड करा कि हाँ ठीक है, नहीं रिटायरमेंट करना है। सारे के सारे पार्टनर गए सी के पास, सबके सब पार्टनर ने सी से कही सर देखिए आप बहुत बड़े बहुत अच्छे बंदे हैं, जेन्युइन बंदे हैं, आपने सब काम अब तक बढ़िया करे हैं हमारी पार्टनरशिप फर्म में, लेकिन अब बच्चे हुए पार्टनर की हमारी एक इच्छा है, हमें आपसे एक चीज़ कहना चाहते हैं। सी ने कहा बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। तो बच्चे हुए पार्टनर ने कहा देखिए सर आपकी उम्र 60 साल की हो चुकी है, अब आप इन्हें सीनियर हो चुके हैं, अब आपको रेस्ट करना चाहिए। सी ने कहा हाँ रेस्ट की तो मुझे भी कहीं ना कहीं नीड लग रही है, लेकिन मैं कह नहीं रहा था। तो बच्चे हुए पार्टनर ने कहा ठीक है आप नहीं कह रहे थे, लेकिन हम आपकी बात समझ रहे थे, हम आपको एज को देख के समझ रहे हैं चीज़, आप एक काम करिए आप रिटायरमेंट लीजिए। तो बच्चे हुए पार्टनर सारे एक साथ मिलकर कंसेंट लेके, एक साथ सारे पार्टनर कंसेंट लेके किसी पार्टनर को रिटायर कर सकते हैं। तो इस केस में बचे हुए पार्टनर कंसेंट की लेंगे, अदर कंसेंट लेंगे और सी को कर देंगे रिटायर। ठीक, पहला केस में बता चुका, आई होप आपको क्रिस्टल क्लियर होगा। दूसरा केस, मानिए जब पार्टनरशिप डीड बनी थी, तो डीड बनने के टाइम पे ही ये लिख दिया था डीड में कि जैसी सी की उम्र 60 साल होगी, 60+ होगी, सी का रिटायरमेंट हो जाएगा। डीड के अंदर ही लिखा था जब सी एडमिट हुआ था, जिस दिन सी एडमिट हुआ था उस दिन डीड में ही ये लिख दिया था कि जिस दिन सी की उम्र 60+ होएगी, 60 साल का बर्थडे बनेगा, तो उससे अगले दिन ही सी रिटायर हो जाएगा। तो अगर डीड के अंदर ये लिखा हुआ था एक्सप्रेसली एग्रीमेंट के अंदर, तो उस केस में पार्टनर रिटायर हो जाता है। एक और केस है, इस केस में, पहले केस में आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं आपको दोबारा बताऊंगा। देखिए ये केस समझिए पहले मेरे से। डी डी काम कर रहा था, डी को एक दिन डी काम कर रहा, जब कुछ काम करने गया तो डी के हुआ, मतलब बॉडी पेन हुआ, डी को लगा कि नहीं यार अब मैं इनकेपेबल हूँ, अब मैं अपनी ड्यूटी को अच्छे तरीके से परफॉर्म शायद ना कर पाऊँ। डी को ऐसा लगा, खुद से डी को लगा, डी खुद से गया बचे हुए पार्टनर के पास, डी ने बचे हुए पार्टनर से खुद से कहा, एक नोटिस लिख के कि सर अब देखो, बच्चे हुए पार्टनर से कहा कि देखिए आपसे मैं सीनियर हूँ और अब मुझसे उतने एफिशिएंटली काम नहीं हो पा रहा क्योंकि मेरी एज हो चुकी है, ये रहा नोटिस, अब आप मुझे रिटायरमेंट दीजिए। तो पहले आखिरी केस में समझ गए नहीं, तो उस केस में रिटायर सकता है जब पार्टनर खुद से बचे हुए पार्टनर के पास जाए नोटिस लिख के, और उन बचे हुए पार्टनर से कहे कि आप मुझे रिटायरमेंट दीजिए। तो पहले और तीसरे केस में क्या फर्क है, इटसेल्फ, जस्ट अ मिनट। तो पहले और तीसरे केस में क्या फर्क है मुझे बताइए, कमेंट वमेंट करते करो यार, थोड़ा लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर तो करते रहो, इतना कर रहा हूँ यार, थोड़ा सा तो देखिए। चलिए ये जान लीजिए, मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें लिखने की जरूरत नहीं। तो कैसे होगा समझिए, पहले थर्ड केस में और फर्स्ट केस में क्या फर्क है। फर्स्ट केस में बचे हुए पार्टनर एग्री करके गए थे उसके पास कि आपको हम रिटायर करना चाह रहे हैं, क्योंकि आप वैसे तो ठीक हो, आपने कुछ गड़बड़ नहीं करी, लेकिन अब आपकी एज हो चुकी। दूसरा केस ये था कि उनकी जब एग्रीमेंट बना था, जब एडमिशन के टाइम एग्रीमेंट बना था, एग्रीमेंट में ही लिखा था कि जैसे ही 60 साल की उम्र होगी, 60+ की एज आएगी, आपको रिटायर करा जाएगा। तीसरा ये है कि भाई सो मोटो खुद से बचे हुए पार्टनर के पास नोटिस लिख के जा रहे हैं, बचे हुए पार्टनर से कह रहे हैं कि अब मेरी एज हो चुकी है, मुझे रिटायरमेंट दीजिए।
पहले और तीसरे में सिर्फ ये फर्क है कि पहले केस में बचे हुए पार्टनर जाते हैं रिटायरिंग पार्टनर के पास, और दूसरे लास्ट केस में रिटायरिंग पार्टनर ही उनके पास जा रहा है अपनी रिक्वेस्ट लेकर। अब देखते हैं यहाँ पे आपको थोड़ा माइनर वाली फील आएगी, जैसे माइनर में लिखा था ना, बस बिल्कुल सेम वैसा ही लिखा है। देखिए, अ रिटायरिंग पार्टनर मे बी डिस्चार्ज फ्रॉम अ लायबिलिटी टू एनी थर्ड पार्टी ऑफ द एक्ट ऑफ द फर्म डन बिफोर हिज रिटायरमेंट बाय द एग्रीमेंट मेड बाय हिम to such party and the partners on the reconstitution firm, and such agreement may be implied by courts of dealing between the third party and the reconstitution firm after the head of knowledge of the retirement। क्या बोला समझिए, जस्ट अ मिनट। देखिए, ए बी सी एंड डी, डी हो रहा है रिटायर, डी रिटायर हो रहा है, तो डी ने क्या कहा कि देखो मैं रिटायर हो रहा हूँ यार, समझो मैं इस दिन पर रिटायर हो रहा हूँ, तो इस दिन की बाद की ट्रांजेक्शन के लिए तो मैं लाइबल रहूंगा तब तक जब तक पब्लिक नोटिस नहीं दूंगा। रिटायरमेंट के बाद की ट्रांजेक्शन पे जब तक मैं पब्लिक नोटिस नहीं दूंगा जब तक के लिए लाइबल रहूंगा। पार्ट माइनर केस में पड़ा, इसमें भी सेम केस लगता। जब तक मैं पार्टनर चाहे मेजर हो चाहे माइनर हो, अगर वो फर्म को छोड़ के जा रहा है तो उसे पब्लिक नोटिस देना कंपलसरी है। अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं देता उस केस में उसकी लाइबिलिटी चलती रहती है। तो वही कह रहा है यहाँ पे। लेट्स सपोज इस दिन रिटायर हुआ और उसने इसी दिन पब्लिक नोटिस दे दिया, इसी दिन चिल्ला के कह दिया, अब चिल्ला तो नहीं पाएगा 60 के हो गया, लेकिन उन्होंने कह दिया कि देखो अब मैं पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं हूं तो अब मेरी कोई लाइबिलिटी नहीं है, पब्लिक को ओपनली कह दिया। तो इस दिन की बात की ट्रांजेक्शन के लिए तो डिस्चार्ज हो गए भाई, जाना है कि किसी इस दिन की ट्रांजेक्शन के लिए भी डिस्चार्ज हो, मतलब अपने रिटायरमेंट से प्रायर की किसी ट्रांजेक्शन के लिए डिस्चार्ज हो, तो क्या वे हो सकते हैं? हो सकते हैं। उसका प्रोसीजर है, क्या है, जिस बंदे को ये मान लीजिए कोई 60 लाख रुपए देने थे, 60 लाख की ट्रांजेक्शन दिया, बेचारे कि यार मैं इतना मतलब एज यूज हो गई, अब कहाँ मैं इन चक्रों में पढ़ूंगा, तो उन्होंने बचत पार्टनर से कहा यार देखो तुम मुझे थोड़ा प्रॉफिट कम दे दो या थोड़ा एसेट में शेयर एडजस्ट कर लो, लेकिन ये सब तुम संभालो यार, मुझसे संभाल नहीं, मैं जा रहा हूँ आराम करने, रेस्ट, मैं जा रहा हूँ रेस्ट करने। बच्चे पार्टनर ने कहा ठीक है सर हम कर लेंगे, लेकिन सर हम अकेले नहीं कर पाएंगे, जस्ट अ मिनट। हेलो, सॉरी आपको वेट करना पड़ा, चलिए करते हैं स्टार्ट। तो बच्चों के पार्टनर ने कहा कि सर हाँ आपकी बात तो ठीक है, लॉजिकल चीज़ है, अब आपकी एज भी हो चुकी है, आप कहाँ इन चीज़ों में पढ़ेंगे, लेकिन हम आपको प्रायर पीरियड की ट्रांजेक्शन के लिए हम आपको डिस्चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि लॉ ने हमको भी अधिकार नहीं दिया कि हम आपको पुरानी चीज़ों के लिए डिस्चार्ज कर पाएँ। तो उन जो मतलब डी ने कहा तो फिर किसके पास ये अधिकार है, किसके पास ये अधिकार जो मुझे डिस्चार्ज कर जाए? बच्चे के पार्टनर ने कहा कि जिसके पैसे हैं उसके पास ये अधिकार है कि वो आपको डिस्चार्ज कर पाए। कालू के पास ये अधिकार है, कालू आपको डिस्चार्ज कर पाए, यानी क्रेडिटर ही आपको डिस्चार्ज कर सकता है। तो ये बचे हुए पार्टनर को पता था, डी गया बचे हुए पार्टनर के बिहाफ में, उसने कहा कालू सर कि कालू सर देखिए अब मैं रिटायर हो रहा हूँ तो अब मेरे से चीज़ें हैंडल नहीं हो पाएंगी, ये जो 60,000 की लाइबिलिटी है मैं बचे हुए पार्टनर को बता चुका, फर्म को बता चुका, और ये बचे हुए पार्टनर की जो है अब आप क्या बोलते हैं इसे, आप मुझे डिस्चार्ज करिए, अब इनके लिए बचे हुए पार्टनर को लाइबल रखिए सर प्लीज, मैं घूमने जाना चाह रहा हूँ, रेस्ट करना चाह रहा हूँ, मुझे माफ करिए। कालू ने कहा सॉरी, कालू ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पे तो कोई फर्क पड़ने का नहीं। क्यों नहीं पड़ा कालू पर फर्क? क्योंकि ज्वाइंटली एंड सेवरली लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में सेवरली भी लिखा है। तो अगर मान लीजिए ये नहीं दे रहा तो बच्चे हुए किसी एक पार्टनर को पकड़ के भी कालू कह सकता है कि लाओ मेरे पैसे दो। बच्चे हुए एक पार्टनर को पकड़ के भी कह सकता है कालू कि लाइए मेरे पैसे दीजिए। तो कालू को तो कोई इम्पैक्ट पड़ नहीं रहा। कालू ने कहा कि ठीक है मुझे कोई इसका लोड भी नहीं है, तो आप जाके बिंदास मजे करिए, मैं आपको डिस्चार्ज करता हूँ। तो पहले ट्रांजेक्शन के लिए ऑल्दो डिस्चार्ज नहीं होता रिटायरिंग पार्टनर, वो दिन से डिस्चार्ज होता है जिस दिन से वो पब्लिक नोटिस देता है, लेकिन वो चाहे तो बच्चों पार्टनर से कहकर केटर के पास जा सकता है और केटर से कह सकता है कि सर आप मुझे किसी प्रायर ट्रांजेक्शन के लिए डिस्चार्ज कर दीजिए। केटर ने कहा हाँ, तो फिर वो डिस्चार्ज हो जाता है। चलिए देखते हैं आगे। Retirement of a partner from a firm, he and the partner continue to be liable of a partnership to third party, यानी कि outsider, of any act done by them which is would be has been act of the firm if done before the retirement until public notice is given on the retirement। जब तक आप पब्लिक नोटिस नहीं दोगे, या जी कहें तो जिस दिन तक आप पब्लिक नोटिस नहीं दोगे
उस दिन तक आप लाइबल रहोगे। समझिए, रिटायर हुआ बंदा 10 मार्च को, बंदा रिटायर हुआ 10 मार्च को, ठीक। पब्लिक नोटिस दिया बंदे ने 20 अप्रैल को, ठीक। पब्लिक नोटिस एंड ये हो गया रिटायरमेंट। रिटायर हुआ 10 मार्च को, पब्लिक नोटिस दिया 20 अप्रैल को, ठीक। बंदा ने थोड़ी लेट कर दी। अब क्या समझो, इस दिन से पिछली ट्रांजेक्शन के लिए, यानी कि 10 मार्च से पिछली ट्रांजेक्शन के लिए तो वो अपना आप लायबल रहता है, सबको पता है। अगर कि रिटर्न ने उसे लाइबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं करा तो वो लायबल रहता है, ठीक। इस दिन के बाद ऑल्दो वो रिटायरमेंट ले चुका, लेकिन उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, उसकी गलती थी। यही माइनर में पढ़ा था हमने कि उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो उसकी गलती थी। तो इस दिन से इस दिन की ट्रांजेक्शन के लिए भी वो लायबल रहेगा, ऑल्दो वो पार्टनर नहीं है, लेकिन वो स्टिल लायबल, ठीक। अरे वाह वाह। तो वो बंदा लायबल रहेगा। यार मैं पता बर्ड नोट में चलाता है तो बर्ड नोट हैंग हो जाता है, इस पर चलाता है टाइप नहीं कर पाता उस हिसाब से। चलिए, तो वो लायबल रहेगा इस दिन की ट्रांजेक्शन, यानी 10 मार्च से 20 अप्रैल की जो बीच की ट्रांजेक्शन होंगी उनके लिए वो लायबल रहेगा। यानी जिस दिन से पब्लिक नोटिस नहीं दिया तब तक की, जब तक पब्लिक नोटिस नहीं दिया उस टाइम तक की ट्रांजेक्शन के लिए पार्टनर लायबल रहता है, माइनर भी लायबल रहता है। और जैसे हमने माइनर में पढ़ा था कि वो मेजर बन के, जैसे ही मान लीजिए अगर वो कह रहा है कि हाँ कंटिन्यू करेंगे, तो वो भी ऐसी लायबल हो जाता है सारी की सारी ट्रांजेक्शन के लिए अपने एडमिशन से, पढ़ा था नहीं। ऐसी जनरल पार्टनर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब बंदा मेजर बन के कहता है ना फर्म से कि हाँ मैं आप रहना चाहता हूँ आपकी पार्टनरशिप में, तो उस माइनर बंदे को मेजोरिटी वाले पार्टनर के जूतों में उतार दिया जाता है, यानी कि शूज में डाल दिया जाता है। यानी कि जैसे एक मेजर पार्टनर के राइट एंड ड्यूटीज हैं, वैसे ही एक माइनर की भी ड्यूटी बन जाते हैं। जैसे ही वो मेजर होने के बाद कम फर्म के पास जाकर ये कह देता है कि मैं अब आपके साथ एज अ मेजर कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ। एक केस हुआ था विष्णु चंद्र वर्सेस चंद्रिका प्रसाद, सुप्रीम कोर्ट। अरे कुछ नहीं, हलवा केस है यार, समझो क्या कह रहा है, देखो पढ़ो। Supreme Court versus Chandrika Prasad held that the express, if any partner want to dissolute from the partnership, disassociate from the partnership business in a clause of partnership deed, which are bring to construct comprehends and a situation where a partner want to retire from the partnership. The expressly clear indication that in the event of the retirement, the partnership firm is not come to end. समझो जनरली क्या होता है, जनरली जैसे कोई पार्टनर एडमिट होता है, रिटायरमेंट की बात आती है, तो उस केस में उस पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करके नई पार्टनरशिप फर्म बनाई जाती है। आपने प्लस 2 में ही पढ़ा होगा और मैं भी आपको कई बार बता चुका। ये ओल्ड पार्टनरशिप फर्म है, इससे एक बंदा जा रहा है, यानी कि इससे डी हो रहा है डिसएसोसिएट। डिसएसोसिएट मतलब नु कर रहे हैं इट्स ओवर नाउ, अब हमारे रास्ते अलग हैं। तो डी गए अलग, डी के जातों के साथ ही क्या होना चाहिए था, ये फर्म डिसॉल्व होनी चाहिए थी, नई फर्म बननी चाहिए थी, हम पढ़ चुके। लेकिन ये प्रिंसिपल कब नहीं लग पाता, या कि ये कहें तो ये लॉ कब नहीं लग पाता, जब जो इनका एग्रीमेंट था, यानी कि जो इनकी डीड थी, पार्टनरशिप डीड थी, अगर इनकी पार्टनरशिप डीड के अंदर एक चीज लिखी है, क्या चीज, इनकी पार्टनरशिप डीड के अंदर अगर ये लिखा है कि किसी भी पार्टनर के एडमिशन या रिटायरमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा फर्म के ऊपर, उस केस में ये फर्म चलती रहेगी, फर्म को बंद नहीं करना पड़ा। यही हुआ था विष्णु चंद्र वाले में। इन्होंने भी जो डीड बनाई थी, इनकी डीड भी ऐसी थी जिसमें ये चीज लिखी हुई थी कि अगर पार्टनर का रिटायरमेंट होता है तो उस केस में कोई दिक्कत नहीं है, फर्म कंटिन्यू चलेगी। तो उस केस में कंटिन्यू चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि क्योंकि इन्होंने अपनी डीड में लिख दिया है, इसलिए डीड हमको हम ओवरराइड कर रहे हैं, लॉ से, या कहें तो डीड को थोड़ा ऊपर रख रहे हैं डीड लॉ के भी इस केस में, इस वाले केस में, तो इसलिए हम मानेंगे डीड की बात। एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, मैं देख लूँ मेरे पे डीड थी तो शायद, जस्ट अ मिनट। नहीं मिलेगी तो मैं ग्रुप पर डाल दूंगा, आपको दिखा दूंगा पार्टनर। जस्ट हमें नहीं मिली, चले कोई नहीं, जाने दीजिए, मैं आपको दिखाऊंगा। डीड मैंने आपको ऑल्दो भेज रखी है, ग्रुप पे भेज रखी है, उसमें देखना डेट के अंदर ये चीज लिखी हुई होगी कि एडमिशन रिटायरमेंट से इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं। अगर कुछ नहीं लिखा तो ये मानेंगे कि पड़ेगा इम्पैक्ट। और अगर उसमें लिखा है, डीड में एक्सप्रेसली लिखा होगा, उस डीड में जो मैंने आपको वो भेजा था प्रोफोर्मा डीड का, तो उसमें अगर लिखा होगा तो फिर इम्पैक्ट नहीं पड़ता पार्टनरशिप फर्म पे। एक और एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मान लीजिए समझिए ये है पार्टनरशिप की बिल्डिंग, मतलब जिस जहाँ से बिजनेस होता है वहाँ की बिल्डिंग। डी जो थे, डी उस पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर भी थे और टेनेंट भी। टेनेंट माने किराएदार,
यानी कि वे उसी पार्टनरशिप फर्म के तो पार्टनर थे, लेकिन जो उसकी पार्टनरशिप फर्म वाली बड़ी बिल्डिंग थी, तो बड़ी बिल्डिंग में अच्छे खासे कमरे होते हैं। तो डी ने कहा कि ठीक है, इस कमरे के में मैं रहूंगा, क्योंकि मैं पार्टनर हूं तो इस कमरे में मैं रह रहा हूँ, लेकिन मैं आपको किराया देता रहूंगा, जो कि जनरल बात है कि भाई मैं आपको जैसे मैं बाहर रहूंगा बाहर किराया दूंगा तो यहाँ ही रह लूंगा, को मुझे अप डाउन करूंगा, तो यहाँ पर कमरे बतेरे काफी सारे बने हुए हैं, मुझे एक सिंगल कमरा रूम चाहिए, मैं यहाँ ही ले लेता हूँ और मैं आपको किराएदार की तरह किराया देता रहूंगा। ठीक है, समझ चुके आप भूमिका? आप समझिए, जैसे ही आप रिटायर होंगे तो आप पार्टनरशिप से तो खत्म हो गई, आप पार्टनर तो रहे नहीं, क्या आप टेनेंट भी नहीं रहोगे? क्यों नहीं रहोगे यार, लॉजिकल बताओ। आप टेनेंट क्यों नहीं रहोगे? टेनेंसी एक अलग चीज है, पार्टनरशिप एक अलग चीज है। टेनेंसी के लिए आप रेंट पे कर रहे हो रेगुलरली, तो टेनेंसी पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता पार्टनरशिप छोड़ने का। अगर कोई पार्टनर है जो पार्टनरशिप फर्म की बिल्डिंग के अंदर ही रहता है, किराए पर रहता है, तो वो एक किराएदार की भूमिका से रह रहा है, ना कि पार्टनरशिप की। अगर पार्टनरशिप में से उसे हटा भी दिया जाए या वो हट भी जाए, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, उसकी टेनेंसी राइट पे है, वो टेनेंट रहेगा तो रहेगा। ये है इसकी बात, देखिए बस इतना साधा। चलिए देखते हैं। Mere retirement of a partner who was a tenant of the premises in which the partnership business was carried out, जिस जहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं वहां पे वो रह रहा है किराएदार के तरीके से, would not result be the assignment of tenancy right in a favor of remaining partner, even though the retiring partner ceases to have any right on the title or interest of the such business। तो वही चीज जो मैंने आपको बताया वही बता रहा है ये भी। अब देखते हैं अगला सेक्शन, सेक्शन नंबर 33 यानी 33वां सेक्शन क्या कहता है। पहला 31वां क्या कह रहा था, एडमिशन ऑफ पार्टनर, एक बार और पढ़ लेते, उसमें क्या क्या बताया था। उसमें कहा था कि जब भी कोई पार्टनर आएगा तो वो जिस दिन से आता है उस दिन उसकी ट्रांजेक्शन के लिए लायबल रहता है, उससे पहले की ट्रांजेक्शन के लिए लायबल नहीं होता। लेकिन अगर वो खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना चाहे तो मार सकता है, उसको वो पहले की ट्रांजेक्शन के लिए भी लायबल बन सकता है। ठीक। दूसरी चीज, अगर वो लायबल बनेगा तो वो केडर के पास कोई अधिकार नहीं रहेगा उसके अगेंस्ट, केडर के पास अधिकार रहेगा बचे हुए पार्टनर्स के अगेंस्ट, और बचे हुए पार्टनर्स के पास अधिकार रहेगा उसके हिस्से का शेयर मांगना उस पेमेंट का। ठीक। उसके बाद हमने एक और चीज पढ़ी, क्या बोलते हैं सपना, हाँ ठीक हो चुका था हमारा। ठीक है, यही था मेनली, यही चीज थी कि एडमिशन पाएगा और उसका वो चीजें सब मैनेज हो जाएंगे। ठीक है। अब पढ़ते हैं रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट पढ़ा, फिर रिटायरमेंट क्या पढ़ा कि जिस दिन से बंदा जाएगा उस दिन से वो जाने से नहीं पड़ता, जिस दिन से वो पब्लिक नोटिस देगा उस दिन से वो लाइबिलिटी से डिस्चार्ज होगा, मतलब लाइबल रहेगा चाहे रिटायरमेंट हो जाए फिर भी। लेकिन अगर वो चाहे तो अपने एडमिशन की किसी अपने रिटायरमेंट की पहली ट्रांजेक्शन के लिए खुद को डिस्चार्ज करा सकता है। ये उल्टा केस है, जैसे एडमिशन एडमिशन से वो अपने एडमिशन से पहले की डेट के लिए लाइबल बन रहा था, यहाँ पे वो अपने पहले रिटायरमेंट से पहले की डेट के लिए डिस्चार्ज हो रहा है, तो उस केस में भी कहीं ना कहीं सेम प्रोसीजर है। वो बचे हुए पार्टनर के पास जाएगा, पार्टनर से कहेगा सर मैं डिस्चार्ज होना चाहता हूँ, मेरे सब लोड नहीं थम रहा। बच्चे हुए पार्टनर कहेंगे ठीक है आप, लेकिन ये अधिकार हमारे पास नहीं, केटर के पास, आप केटर के पास जाइए। वो केटर के पास जाएगा, केटर से कहेगा सर आप मुझे डिस्चार्ज करिए। केटर ने अगर उसे डिस्चार्ज कर दिया ठीक है, वरना वो लाइबल रहेगा। केटर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसे डिस्चार्ज करने में? कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेवरली लाइबल होता है हर एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म के अंदर। अब पढ़ते हैं हम अपना एक्सपल्शन। एक्सपल्शन माने धक्के मार के निकालना। कब पार्टनर्स किसी पार्टनर को धक्के मार के निकाल सकते हैं? देखिए दो चीज समझ लीजिए, चीज तो ऑलरेडी ऑल दो ज्यादा है, माने 4 पार्टनर है ABCD। सी माने क्यूट, सी था क्यूट। अब सी क्यूट को कब ए बी और डी पार्टनर धक्के मार के निकाल सकते हैं, उसके बारे में 3 पॉइंट है। सी क्यूट को कब A B and D धक्के मार के निकाल सकते हैं, इसके बारे में 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या कहता है, ये पावर उनके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखी हो, यानी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा होना चाहिए कि किसी भी पार्टनर को बचे हुए पार्टनर धक्के मार के निकाल सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ होना चाहिए कायम में कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। उसके अलावा 7 मई, मतलब ये खाली ये कंडीशन नहीं, A+B+3C ऑल, जब ऑल सेटिस्फाई होंगी तभी आप निकाल पाओगे, किसी एक के सेटिस्फिकेशन से नहीं। सारी सारी की सारी रिटायरमेंट में क्या था, रिटायरमेंट वाली कंडीशन में एनी था, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे था एनी, ये जो कंडीशन थी यहाँ पे एनी था, इनमें से एक भी सेटिस्फाई हुई तो आप निकल जाओगे। लेकिन अगर आपको किसी पार्टनर को धक्के मार के निकालना है तो ये सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। क्या है ये कंडीशन, देखिए दोबारा। एक तो जो उनकी पार्टनरशिप डीड थी, एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट के अंदर लिखा होना चाहिए कि कोई भी पार्टनर जो से निकालना चाहे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब डीड के अंदर ये चीज लिखी हुई होनी चाहिए कि पार्टनर को धक्के मार के निकाला जा सकता है, पहली चीज। साथ में मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर की कंसेंट होनी चाहिए, मतलब जैसे यहाँ 4 पार्टनर थे, सी को धक्के मार के निकालना है डी को, तो डी अकेला निकाल देगा? नहीं निकाल पाएगा। डी को ए या बी में से, ए 4 है ना, जो 4 में से 3 की सहमति लेनी पड़ेगी, तो डी को ए और बी की भी सहमति लेनी पड़ेगी। डी को ए और बी को भी कन्वीनियंस बोलते हैं सर,
कन्वेंस करना पड़ेगा, क्या बोल रहा हूँ यार, कहाँ कन्वेंस करना पड़ेगा कि तुम भी कहो, तुम भी मेरे साथ आओ कि सी को धक्के मार के निकालेंगे। ठीक, पहला क्या है कि डीड में लिखा होना चाहिए कि किसी पार्टनर को धक्के मार के निकाल सकते हैं। उसके बाद मेजोरिटी पार्टनर्स की सहमति मिलनी चाहिए कि हाँ इसे निकालो धक्के मार के। क्या इतने से काम चलेगा? नहीं। एक लास्ट पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है, जिस पर क्वेश्चन आते हैं, हर आएंगे, ध्यान रखना। गुड फेथ में, यानी कि आप बिजनेस के कोई रिलेशन में धक्के मार के निकालें। गुड फेथ का मतलब यहाँ पे समझिए, अगर पार्टनर ने कुछ गलत करा है, कुछ अनलॉफुल करा है, कुछ ऐसा करा है जो पार्टनरशिप के अगेंस्ट था, कोई ऐसा करा है जिससे पार्टनरशिप को लॉस हो रहा है, कुछ ऐसा करा जो इलीगल था, अनलॉफुल था, पार्टनरशिप के अगेंस्ट था और पार्टनरशिप को उससे लॉस हो रहा है, उस केस में ही धक्के मार के निकाला जा सकता है। अब एक बात मुझे बताइए, मैं आपको तीनों चीज बता चुका, आप देखिए मजेदार केस। ये क्वेश्चन आता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कुछ ना कुछ। मानिए मिसिस सी थी और मिसिस डी थी, यानी वाइफ थी, सी की वाइफ, अरे बाबा जस्ट अ मिनट, और डी की वाइफ, दोनों चली गई मॉल। दोनों ने कहा नहीं नहीं मुझको एक ही साड़ी पसंद है। सी की वाइफ ने कहा मुझको भी ये साड़ी पसंद है। डी की वाइफ ने कहा मुझको भी तो अब यही, क्योंकि हम तो वुमेन्स, तो हमको तो अब जो पसंद है दोनों को सेम ही होगी। जो दोनों की वाइफ, सारी नहीं होती ऐसी, वो काफी अच्छी भी होती है, मतलब एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ, कोई मतलब वो नहीं करना, क्यों ना ऐसे कह दिया, ठीक। तो दोनों की वाइफ में बीच में हो गया वर्सेस, यानी कि दोनों की वाइफ में इतनी लड़ाई झगड़ी हुई, इतना लड़ाई हुई कि मतलब नेक्स्ट लेवल लड़ाई, पूरे का पूरा मॉल देख रहा है कि ये क्या हो रहा है भाई। मैनेजर आया मॉल को, मैनेजर ने कहा मैम प्लीज आप कुछ मत खरीदिए, प्लीज आप जाइए, इतना आपने कर दिया, हमारे बच्चे मेंबर्स भी देख रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होता है, जैसे ही वर्सेस वाली सिचुएशन आती है, तो वर्सेस वाली सिचुएशन आने के बाद मान लीजिए अगर डी चाहे कि वो सी को निकाल दे, तो सी डी को नहीं निकाल सकता अकेला, सी डी को नहीं निकाल सकता अकेला। अगर सी को डी को निकालना है, जस्ट अ मिनट, तो उस केस में अगर सी को क्या बोलते ना, सी को अगर डी को निकालना है, डी चाह रहा है कि सी को निकाल दे, क्योंकि डी को ऊपर से ऑर्डर मिल गया घर से, अब ये बंदा नहीं चाहिए पार्टनरशिप में, तभी घर आना। ऐसा डी को गया मिसिस डी ने, मिसिस डी ने डी से कहा कि देखिए अगर ये बंदा रहे आपकी पार्टनरशिप फर्म में तो मैं नहीं रहूंगी। तो डी कह रहा है ऐसे कैसे, ये वाइफ ने कहा इट्स माई चॉइस। तो जो डी की वाइफ थी उन्होंने कहा कि ठीक है, वो डी ने कहा ठीक है चलो मैं ट्राई करता हूँ। डी गया ए और बी के पास, डी ने ए और बी से कहा कि देख भाई मेरी मैरिज लाइफ पर इफेक्ट पड़ रहा है इससे, ये मिसिस सी ने मेरी वाइफ के साथ झगड़ा कर लिया, जिस वजह से वाइफ ये कह रही है कि या तो आप डी को आप या तो सी को निकालिए या फिर मैं आपकी लाइफ से निकल रही हूँ। तो ए और बी ने कहा कि यार यार तो मेरा भाई हमारा दोस्त है और तेरी बात भी थोड़ी गंभीर मुद्दा है, चल हम सी को निकाल देते हैं। तो ये गए डीड देखने, क्योंकि डीड देखनी पड़ेगी, डीड में ये चीज़ है कि नहीं है। डीड देखी उन्होंने, डीड में पढ़ा कि हाँ ये चीज़ लिखी है कि कोई भी पार्टनर चाहे तो निकाल सकते हैं। साथ में ये भी पढ़ा कि मेजोरिटी होनी चाहिए, तो इन्होंने गिनती करी कि यार 4 थे हम, ओवरऑल 4 हैं, मेजोरिटी के लिए 3 चाहिए। तो गिनते हैं कि है कितने, ए ने खुद को गिना ए, बी को गिना 2 और सी डी को गिना 3 ना, ठीक है मेजोरिटी मिल गई, निकाल दो। लेकिन भाई ये वाला पॉइंट भूल गए कि गुड फेथ होना चाहिए। क्या है गुड फेथ है भाई, पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ से को ला रहे हो, पर्सनल लाइफ की लड़ाई को प्रोफेशनल लाइफ पे इम्पैक्ट मत लाओ। दोनों ने भी यही कहा कि अगर ऐसा कोई केस है जहाँ कोई पर्सनल लाइफ की वजह से पर्सनल डिस्प्यूट है, उसकी वजह से आप निकालना चाहो तो आप नहीं निकाल सकते। आप तभी निकल पाओगे जब गुड फेथ होगा, ठीक है ना। तो मैं आपको एग्जांपल भी दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना इसका। ऑल इफ ऑल ऑफ दोस कंडीशंस आर नॉट प्रेजेंट, द एक्सपल्शन इज नॉट डीम्ड टू बी बोनाफाइड इंटरेस्ट ऑफ द फर्म। बोनाफाइड इंटरेस्ट मतलब फर्म की भलाई के लिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तीनों की तीनों, तो हम ये मानेंगे जो आप निकाल रहे हो, हकाल रहे हो, पार्टनर को धक्के मार के निकाल रहे हो, वो आप अपने फायदे के लिए कर रहे हो, फर्म के लिए नहीं। यानी कि आपका इंटरेस्ट है, बोनाफाइड इंटरेस्ट आपका है, ना कि बोनाफाइड इंटरेस्ट फर्म का। अगर पार्टनर को आपने ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करे बिना निकाल दिया, तो वो बन जाएगा नल एंड वॉइड, यानी कि वो बन जाएगा, ऐसा माना जाएगा कि आपने गलत चीज कर दी जो आपको नहीं करनी चाहिए थी। इट मे बी नोटेड दैट अंडर दिस एक्ट द एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर्स डज नॉट नेसेसरी रिजल्ट इनटू डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। एक और चीज है, एडमिशन और रिटायरमेंट पे हमने पढ़ा है, एडमिशन रिटायरमेंट जब होता है पार्टनर का, तो फर्म डिसॉल्व होती है। अगर डीड के अंदर नहीं लिखा कि डिसोल्यूशन पे, वो एडमिशन रिटायरमेंट का डिसोल्यूशन पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि एडमिशन या रिटायरमेंट से फर्म के एग्जिस्टेंस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, अगर ऐसा डीड में नहीं लिखा, तो एडमिशन या रिटायरमेंट केस में फर्म को डिसॉल्व करना पड़ता है। लेकिन एक्सपल्शन के केस में ये कंपलसरी नहीं है, चाहे आपकी डीड में लिखा हो या ना लिखा हो,
एक्सपल्शन के केस में जरूरी नहीं कि जैसे एक्सपायर आप किसी पार्टनर को धक्के मार के निकालोगे तो आप पार्टनरशिप फर्म को बंद करोगे, ऐसा है ही जरूरी नहीं है, इस लॉ में कहा ही नहीं गया। लेकिन एडमिशन कर रहे हो या रिटायरमेंट कर रहे हो और आपकी डीड चुप है, साइलेंट है डीड, तो उस केस में आपको पुरानी पार्टनरशिप फर्म बंद करनी पड़ती है और नई पार्टनरशिप फर्म खोलनी पड़ती है। द implied expulsion of a partner does not put an end of the partnership event even if the partnership at a will turn into deemed to be continue before rest। अगर बिल की भी है तो बिल माने सबकी इच्छा की भी, फिक्स टेन्योर की होती है, टेन्योर खत्म होने के बाद बिल की होगी तो भी, मतलब कुल मिला के ये कह रहा है, देखो समझो, एक है एडमिशन, एक है रिटायरमेंट और एक है एक्सपल्शन। तीनों अलग अलग चीज, जितनी तीनों मैं आपको बता चुका क्या होता है। डिसॉल्व कब होगा, डिसोल्यूशन कब होगा, अगर एग्रीमेंट चुप है तो, अगर एग्रीमेंट साइलेंट है, एग्रीमेंट चुप है, साइलेंट, अगर डीड साइलेंट है, अगर हमारी डीड साइलेंट है तो क्या होगा। एडमिशन के केस में क्या डिसोल्यूशन होगा, बिल्कुल होगा, अगर डीड साइलेंट है तो होगा। रिटायरमेंट केस में भी होगा, लेकिन एक्सपल्शन के केस में नहीं होगा। तो ये है थोड़ा सा फर्क, इसको ध्यान रखना है, एमसीक्यू में भी आ सकता है, क्वेश्चन भी आ सकता है, पूरा बताएगा प्रॉपरली, लेकिन बस ये लिखेगा कि धक्के मार के निकाला, मतलब एक्सपल्शन करा, तो उस केस में डिसोल्यूशन नहीं होता। गुड फेथ के अंदर क्या होता है, देखिए तीन चीज समझिए। गुड फेथ जो पढ़ा ना आपने ऊपर, एक्सपल्शन के अंदर गुड फेथ के अंदर क्या चीज आएंगी, तो टेस्ट ऑफ गुड फेथ फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 33 बन, यानी कि एक्सपल्शन, गुड फेथ की अलग अलग जगह अलग अलग डेफिनेशन बनती है। तो एक्सपल्शन वाले गुड फेथ की, जिसमें हमने लास्ट वाला पॉइंट पढ़ा ना गुड फेथ वाला, तो इस गुड फेथ को कब कहेंगे कि गुड फेथ में किसी बंदे को निकाला है, जब वो पार्टनरशिप के इंटरेस्ट में, बंदा पार्टनरशिप को नुकसान दे रहा था, चोरी कर रहा था, पार्टनरशिप की सीक्रेट किसी दूसरी पार्टनरशिप में जाकर बता रहा था, ऐसे ऐसे काम कर रहा था, उस केस में पार्टनरशिप की भलाई के लिए निकालना वैलिड एक्सपल्शन होता है, गुड फेथ में होता है। और साथ में निकालने से पहले कैसे निकाल देंगे, उसको पहले एक नोटिस देना पड़ेगा कि भाई हम आपको निकालने जा रहे हैं। वो कहेगा क्यों सर, कि आपने ये कांड कर रहे हैं इसलिए हम आपको निकालने जा रहे हैं, तो वो हमने नोटिस भेज दिया, उसके पास इसे एक बार हमें सुनवाई का अधिकार देंगे। देखो हर जगह लगता है ये, एक नोटिस तो देना, नोटिस देख के एक बार उसे अधिकार देंगे, उसे प्रूफ करने का मौका देंगे कि भाई आप हमें प्रूफ कर दीजिए कि आपने ये गलत नहीं करा। अगर आपने प्रूफ कर दिया तो हम आपको नहीं निकालेंगे, वरना हम तो आपको ऐसा लात मार के निकालेंगे कि आप सीधा दुबई। तो इस तरीके से सब चीजें होती हैं इसके अंदर। तो एक्सपल्शन भी हम पढ़ चुके हैं, एक्सपल्शन को एक बार देख लेते थे। एक्सपल्शन क्या है, तीन केस अगर तीन कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो एक्सपल्शन होगा, वरना एक्सपल्शन वॉइड रहता। क्या तीन कंडीशन है, पहले तो डीड में लिखा हुआ होना चाहिए किसी बंदे को निकाला जा सकता है धक्के मार के। दूसरा ये होना चाहिए कि सारे की मेजोरिटी पार्टनर की कंसेंट मिले कि हाँ इसे धक्के मार के निकालो। तीसरा है कि क्या बोलते अपना गुड फेथ में होना चाहिए। गुड फेथ की फिर से तीन कंडीशन है, गुड फेथ में कब माना जाएगा, जब ये तीन में से कोई तीन कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। यहाँ पे भी ऑल है कि जब ये ऑल की ऑल कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी गुड फेथ आएगा इस सेक्शन के लिए। क्या कंडीशन है, पहली है कि जो एक्सपल्शन है वो किसी पर्सनल पार्टनर के बेनिफिट के लिए नहीं बल्कि पूरी की पूरी पार्टनरशिप फर्म के इंटरेस्ट के लिए होना चाहिए। दूसरा है कि जब आप उसे धक्के मार के निकालने हो उससे पहले उसको बता दो कि हम आपको धक्के मार के निकालने वाले हैं। तीसरा, उसे एक अपॉर्चुनिटी दे दो, सुनने का एक अधिकार दे दो कि हाँ हम आपको निकालने वाले हैं, आप प्रूफ कर दीजिए कि आपने ये चीज गलत नहीं करी जिस बेस पर हम आपको निकाल रहे हैं। यानी कि आपने पार्टनरशिप फर्म का कोई लॉस नहीं करा तो आपको ये प्रूफ देना पड़ेगा। इसका देखो एग्जाम्पल है, देखो ये बाइक वाला एग्जाम्पल वही है। एबीसी तीन पार्टनर थे, दे वर बी कैरिंग ऑन अ बिजनेस सक्सेसफुली फ्रॉम पास्ट सेवरली, मतलब काफी साल से बढ़िया भाईचारा था, लेकिन भाईचारा कौन खराब कर देता है, मैं कुछ नहीं बोला, क्वेश्चन बोल रहा है। देखो, स्पाउसेस ऑफ ए एंड बी फाइट इन द लेडीज क्लब फॉर पर्सनल इशू, दोनों की वाइफ भिड़ गई। बोला आज तो पूरा गामा करके ही छोड़ेंगे, ए की वाइफ और बी की वाइफ भिड़ गई। एंड ही कन्वीनियंस सी टू एक्सपल बी, दोनों की वाइफ भिड़ गई। तो फिर दोनों की वाइफ भिड़ गई तो उसके बाद क्या हुआ, दोनों घर गए। दोनों जैसे ही घर गए, एक ही वाइफ जैसी एक घर गया ना खाना, वाइफ ने बर्तन दिया, देख तो नहीं उसको, एक आकर लगा था, ये कह रहा है ये क्या हुआ, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ आज। वाइफ ने बताया क्योंकि आप बी के दोस्त हो। इन्हें कहा ये क्या लॉजिक हुआ, वाइफ ने कहा यही इट्स अवर लॉजिक। वाइफ ने कहा कि देखो मेरी बी की वाइफ के साथ लड़ाई हो गई, अब या तो बी की वाइफ रहेगी, वो या तो बी रहेगा या फिर मैं रहूंगी। इन्हें कहा ऐसा क्यों, ऐसा ही है, या तो आप बी को निकालो पार्टनरशिप फर्म से या फिर मैं जा रही हूँ आपकी लाइफ से। कोई खाना वाना नहीं मिलेगा, होटल से मंगाओ, स्विगी से ऑर्डर करो, जोमेटो से ऑर्डर करो, जहां से करना है वहां से करो, वो कह रहा हूँ मुझे मतलब। तो उस केस में क्या होगा, तो ए के पास प्रेशर आ गया,
ए गया सी के पास, क्योंकि बी को तो निकालना है, मेजोरिटी चाहिए, मेजोरिटी के लिए 3 में से 2 की सहमति चाहिए, ये तो तैयार है, लेकिन क्या अकेला निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता। तो ए गया सी के पास, इन्हें कहा भाई बचा ले यार, बचा ले भाई प्लीज। सी ने कहा ऐसा क्या हो गया? तो इन्हें कहा यार तुझे तो पता है वाइफ वाला सिस्टम, बी की वाइफ से लड़ाई हो गया, वाइफ नु कह रही है मेरी या तो बी रहेगा या मैं रहूंगी। तो सी ने कहा यार तुम्हारी कंडीशन तो सीरियस हो गई भाई। तो उस केस में सी ने कहा ठीक है यार, तू मेरा भाई, बी भी भाई है लेकिन तू बड़ा भाई है, तो ठीक है कोई नहीं, निकालो यार मिलके, चलो निकाल देते हैं, कुछ नहीं। उस केस में क्या हुआ समझ, जैसे इन्होंने कहा निकालो यार कोई दिक्कत नहीं है, तो इन्होंने निकाल दिया बी को, इन्होंने बी को धक्के मार के निकाल दिया पार्टनरशिप फर्म से बिना नोटिस दिए। कौन नोटिस किस बात करेंगे? कोई पार्टनरशिप फर्म का थोड़ा ना वो था, यहाँ तो इंटरेस्ट भी पर्सनल था, पार्टनरशिप फर्म के बोनीफाइड इंटरेस्ट नहीं, पर्सनल वाइफ के बोनीफाइड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे तो नोटिस देते भी क्या क्या कहते हैं कि ना तुमने वाइफ, तुम्हारी वाइफ से लड़ाई हुई इसलिए, तो बिना नोटिस दिए निकाल दिया। अब बताइए क्या पार्टनरशिप फर्म के पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से एक्सपल्सन ये वैलिड है? लिखेंगे बड़ा बुआइड, बुआइड है बड़े बड़े अक्षरों में, क्योंकि ना तो यहाँ डीड का जिक्र है, पूरा पूरा बताना पड़ेगा, पूरा मतलब पूरा पूरा सेक्शन नंबर ये 31 जो था अपना, ये पूरे का पूरा 31 बोला सॉरी 33, ये पूरे का पूरा आपको बताना पड़ेगा। क्या आपको बताना पड़ेगा पहले कि 31 तो एडमिशन का, 32 रिटायरमेंट का, 33 एक्सपेंशन, ठीक हो जाता है यार। तो जो सबसे पहले बताना पड़ेगा कि देखो डीड में होना चाहिए, साथ में मेजोरिटी मेजोरिटी है, लेकिन ना तो डीड की जानकारी दी गई, ना ये बताया गया कि मैं की बोलते हैं सारे के सारे 5 वो बिजनेस के बोनाफाइड इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया यहाँ, तो बोनाफाइड इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए ये बॉइड है। ए पार्टनरशिप में बी एक्सपर्ट फ्रॉम अ पार्टनर फर्म, ए पार्टनर में भी एक्सपर्ट फ्रॉम, मतलब एक पार्टनर को धक्के मार के निकाला जा सकता है, सारे के साथ मेजोरिटी पार्टनर ही कंसेंट है, लेकिन कब? सिर्फ गुड फेड में, मतलब जो फर्म की भलाई है उसमें। कब? कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी लिखे हुए होनी चाहिए और मेजोरिटी पार्टनर ही कंसेंट होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट इन्होंने यहाँ लिखा नहीं, वो भी आप लिख देना, गुड फेड वाला ऊपर लिख दिया, यहाँ बताना चाहिए था सारी कंडीशन प्रेजेंट नहीं, सिर्फ एक कंडीशन प्रेजेंट है मेजोरिटी वाली, इसलिए इसको वैलिड नहीं माना जाएगा, गुड फेड यहाँ प्रेजेंट नहीं है। तो ये थे हमारे 3 सेक्शन हो चुके हैं। पहला क्या था? एडमिशन, दूसरा है रिटायरमेंट, और तीसरा है एक्सपल्शन। दोबारा से एक बार पढ़ते हैं, मैं आपको रिवाइज कराता चलूंगा। एडमिशन केस में क्या था? जिस दिन बंदा आएगा उस दिन के बाद की ट्रांजेक्शन के लिए लायबल रहेगा, उस दिन से पहले ट्रांजेक्शन के लिए खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना चाहे तो मार सकता है, लायबल बन सकता है। अगर उसने कहा कि मैं पैर पर कुल्हाड़ी मारूं लायबल रहूंगा, तो क्या वो थर्ड पार्टी उस पर इन्फोर्स कर सकती है? नहीं, बचे हुए पार्टनर कर सकते हैं। थर्ड पार्टी किसी एक पार्टनर से ले सकती है, बचाव से ले सकती है, उन जो पार्टनर है उनके पास अधिकार आता है कि वो उस नए पार्टनर के हिस्से का उससे वो मांग सके अमाउंट, ठीक। उसके बाद रिटायरमेंट की बात करें तो रिटायरमेंट के केस में क्या है? रिटायरमेंट केस में यह है कि जिस दिन वो रिटायर होगा उस दिन से उसे पब्लिक नोटिस, उसी दिन उसे पब्लिक नोटिस दे देना चाहिए था, लेकिन अगर वो दिन पब्लिक नोटिस नहीं दे रहा, तो उस केस में वो जिस दिन पब्लिक नोटिस देगा वो उस दिन के बाद से डिस्चार्ज होगा। अगर मान लीजिए रिटायरमेंट से पब्लिक नोटिस के बीच का जो पीरियड होगा, उस बीच के पीरियड के लिए वो लायबल रहेगा, लेकिन वो चाह रहा है कि अपने रिटायरमेंट से पहले किसी ट्रांजेक्शन के या पहले किसी पीरियड के लिए वो अपने आप को मुक्त कराना चाह रहा है तो करा सकता है। हाँ, बचे हुए पार्टनर के पास जाएगा, पार्टनर से कहेगा सर मुझे मुक्त करिए, मेरे से मैं ओल्ड हो चुका, मेरे से नहीं सर झेली जा रही लायबिलिटी। बचे हुए पार्टनर कहेंगे सर हम आपको निकालना है, हम आपको मुक्त करवाना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे हाथ में नहीं, किसके हाथ में? कालू के, केटर के हाथ में। तो वे जाएगा कालू के पास, कालू कहेगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, सैलरी लाइबल है तो मैं तो किसी भी पार्टनर से ले सकता हूँ, ठीक है, तो उस केस में वो मुक्त हो जाता है, ठीक। उसके बाद हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 33 एक्सपल्सन, किसी को धक्के मार के निकालना है पार्टनरशिप फर्म के लिए, उसके लिए 3 कंडीशन होनी जरूरी है। पहला, एग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए कि किसी पार्टनर को निकाला जा सकता है, साथ में मेजोरिटी पार्टनर की कंसेंट लगेगी, एंड लास्टली गुड फेथ होना चाहिए। गुड फेथ का मतलब फिर से 3 कंडीशन है कि जब बिजनेस के बेनिफिट के लिए होना चाहिए, ना कि पर्सनल बेनिफिट, उसको एक नोटिस देना चाहिए कि हम आपको निकालने वाले हैं, और उसको एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो नोटिस का रिप्लाई देके ये बता सके कि उसने कुछ गलत नहीं करा, ठीक। अब बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 34। वेयर अ पार्टनर इन अ फर्म इज एडजुडिकेटेड एज अ इंसॉल्वेंट, he ceases to be partner on the date on which order of execution is made, whether or not the firm is hereby dissolved। समझो, सी था, सी क्यूट, सी था क्यूट। अब समझो सी क्यूट था, सी क्यूट कह रहा है कि अब मैं भाई मेरे पे तो कुछ एसेट बची नहीं, मैं हो गया हूँ इंसॉल्वेंट, मैं हो गया दिवालिया। इंसॉल्वेंट होने के लिए आपको कोर्ट में अप्लाई, आपको नहीं सॉरी किसी बंदे को कोर्ट में अप्लाई करना पड़ता है। कोर्ट अगर कहता है कि हाँ आप दिवालिया हो तो आप दिवालिया हो। इंसॉल्वेंट होने के बाद ना आपके पास, आपको बैंक कुछ कर सकती है, ना फिर आपको बची हुई इंस्टीट्यूशन के पास, किसी के पास अधिकार नहीं होता कि आपसे कुछ रिकवर कर सके, क्योंकि आपने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है। तो समझिए इस डेट पे गया वो, इस डेट पे हुआ वो इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट हुआ इस डेट पे, जो थी हमारे पास 1 अप्रैल को बना वो इंसॉल्वेंट। तो जिस दिन से वो इंसॉल्वेंट बना उस दिन से उसे माना जाता है कि अब पार्टनर नहीं रहा। क्यों नहीं रहा भाई? एक बात बता, पार्टनर का जो नेसेसरी कंडीशन थी उसमें क्या था? उसमें यह भी था
कि यहाँ पे म्यूचुअल एग्रीमेंट, वो म्यूचुअल एग्रीमेंट होता ही है, यहाँ पे लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होने का मतलब हर एक पार्टनर सेवरली लाइबल है। अब अगर ये इंसॉल्वेंट बन गया तो इसकी ये सेवरली लाइबल नहीं रह पाएगा, क्योंकि इंसॉल्वेंसी का यही फीचर है, अगर कोई बंदा इंसॉल्वेंट हो चुका है तो वो अब लाइबल नहीं रहता आउटसाइडर के लिए। तो अगर ये लाइबल नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत आएगी। तो यही कहा कि जिस दिन से अगर बंदा इंसॉल्वेंट हुआ, जिस दिन से उसे कहा कोर्ट ने कि हाँ तुम दिवालिया हो, तो दिवालिया होने के बाद वो पार्टनर अपने आप पार्टनरशिप फर्म से सीज माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अब ये पार्टनर नहीं रहा। क्यों माना जा रहा है ये? इसीलिए माना जा रहा है क्योंकि अब इस बंदे से कोई थर्ड पार्टी रिकवर नहीं कर सकती अमाउंट। अगर रिकवर नहीं कर पाए तो ये इसको पार्टनर भी नहीं माना जाएगा। आई होप आपको क्रिस्टल क्लियर होगा। तो वही कह रहे, देखिए दोबारा से पढ़िए। मैंने पार्टनर इज देखो दोबारा से पढ़ते हैं ना। बेयर अ पार्टनर, जब कोई पार्टनर एक फर्म इज एजुकेटेड एज इंसॉल्वेंट, जब वो इंसॉल्वेंसी के लिए करता है अप्लाई, तो वो बंदा सीजेस माने अपने हो जाता है पार्टनरशिप फर्म से, मतलब वो पार्टनर से हट जाता है, यानी कि उसको पार्टनर नहीं माना जाता कि डेट से जिस डेट पे ऑर्डर आ चुका कोर्ट से। देखो सबसे पहले तो उसने अप्लाई करा होगा कोर्ट में। क्या अप्लाई, कोर्ट में अप्लाई करने से कुछ होता है? नहीं। कोर्ट में अप्लाई कर रहा है तो वो भी पार्टनर रहेगा। मान लीजिए कोई पार्टनर चला रहा है, ABC 3 पार्टनर है, सी कह रहा है कि मैं अपने आपको दिवालिया घोषित करूंगा, सी गए कोर्ट में, क्या उस दिन से उसे सी को पार्टनर नहीं मानेंगे? नहीं। जिस दिन कोर्ट का ऑर्डर आया कि हाँ सी तुम दिवालिया हो, उस दिन से सी पार्टनर नहीं रहेगा, अपने आप सीज हो जाएगा, अपने आप, मतलब उसको पार्टनरशिप की भूमिका से निकाल दिया जाएगा, चाहे फर्म डिसॉल्व हो या ना हो। फर्म के डिसोल्यूशन से उसका कोई मतलब नहीं है, फर्म डिसॉल्व से हो या ना हो। लेकिन जो पार्टनर को, जिसे ये कहा गया है कि उसने, पार्टनर ने कोर्ट में रिक्वेस्ट डाली थी कि मुझे दिवालिया घोषित करो, वो दिवालिया घोषित हो चुका है, तो जिस दिन से वो दिवालिया घोषित हुआ है उस दिन से वो पार्टनर की भूमिका में नहीं रह पाएगा। क्यों नहीं रह पाएगा? वो मैं आपको बता चुका कि पार्टनर की सेवरल लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड, लेकिन इसकी यहाँ पे लाइबिलिटी नहीं रह पाएगी अगर ये इंसॉल्वेंट घोषित हो चुका, तो इसलिए अब ये पार्टनर की कैपेसिटी में काम नहीं कर सकता। When under a contract between the partners, the firm is not dissolved by the disadjuvant of the partner। वही चीज मैं बता रहा हूँ भाई, ये तो कॉमन फीचर था, बस ये कॉमन फीचर वहां नहीं है, ध्यान रखना। कहाँ नहीं है? धक्के मार के निकालने वाले केस में नहीं है, लेकिन अगर बाकी केस है, एडमिशन या रिटायरमेंट या इंसॉल्वेंसी वाला केस है, उस केस में अगर एग्रीमेंट में लिखा है कि इन केस का पार्टनरशिप फर्म पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता, तो नहीं पड़ेगा, वरना इम्पैक्ट पड़ेगा, पार्टनरशिप फर्म पे इम्पैक्ट पड़ेगा और पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूशन की ओर जाएगी। लेकिन क्या पार्टनरशिप फर्म की डिसोल्यूशन की ओर ना जाने, मान लीजिए लिखा था, एक बात बताइए, डीड में लिखा था कि कोई भी पार्टनर अगर दिवालिया होगा तो उस केस में पार्टनरशिप फर्म चलती रहेगी, तो चलती रहेगी, पार्टनर चला जाएगा लेकिन वो फर्म चलती रहेगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर नहीं लिखा था तो फिर तो अपना करो बंद, क्या जाए। इफेक्ट ऑफ इंसॉल्वेंट का इफेक्ट देख लीजिए। ही विल बी सीजेस टू बी अ पार्टनर फ्रॉम द वेरी डेट ऑफ एग्जीक्यूशन, जिस दिन से उसे कोर्ट ने कह दिया कि अब तुम दिवालिया हो, उस दिन से वो पार्टनर नहीं रहता, अपने आप सीज हो जाता है। The state of an insolvent partner is not liable for the act of the firm done after the adjustment। मान जिस दिन से वो निकला उस दिन के बाद के लिए लाइबल रहेगा? नहीं रहेगा ना, लॉजिकल चीज है। जिस दिन से वो दिवालिया हो उस दिन के बाद तो कोई उससे कर ही नहीं सकता। दिवालिया होने का मतलब ये होता है कि कोर्ट ने अब आपको आजाद कर दिया है, आजाद परिंदा बना दिया है, अब आपसे कोई रिकवर नहीं कर सकता। और उसके बाद देखिए, द फर्म इज आल्सो नॉट लाइबल फॉर एनी एक्ट ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर आफ्टर। ये पार्टनर बाहर जाके कोई कांड कर रहा है तो इस पार्टनर के लिए भी फर्म लाइबल नहीं, फर्म के लिए पार्टनर लाइबल नहीं, पार्टनर के लिए फर्म लाइबल नहीं। दोनों ने अपना ब्रेकअप कर लिया, मतलब दोनों ने अपनी पार्टनरशिप फर्म से रिश्ता खत्म कर लिया ना, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए पार्टनर लाइबल नहीं, पार्टनर के लिए पार्टनरशिप फर्म लाइबल नहीं, दिवालिया होने की डेट के बाद। ऑर्डिनरी बट नॉट इनविजिबली द invariably the insolvency of a partner result dissolution but the partners are, वही यार, ये वही बार बार यही चीज कह रहा है, ये कह रहा है एग्रीमेंट में लिखा है तो वो मानेंगे, वरना डिसॉल्व होगा, बात खत्म। ये क्या यार। एंड लास्ट, द इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर कैन नॉट बी कंटिन्यूड एज अ पार्टनर। जैसे ही पार्टनर इंसॉल्वेंट होगा तो फिर वो एज कंटिन्यू नहीं कर सकता पार्टनर्स के केस में। क्यों नहीं कर पा रहा मैं आपको बता चुका, वो इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि अब उसको कोई इन्फोर्स नहीं कर सकता, उसको कोई अधिकार नहीं किसी थर्ड पार्टी हो कि उस पर उसके अगेंस्ट एक्शन ले सके, उसके अगेंस्ट उसे लायबल कह सके। अब अगर उसके पास उसे कोई इन्फोर्स ही नहीं कर सकता तो उस केस में अब उसकी सेवरल लायबिलिटी नहीं रही, ना ज्वाइंटली रही, तो अगर उसकी लायबिलिटी नहीं रहेगी तो वो पार्टनर की कैपेसिटी में काम भी नहीं कर सकता। ठीक, अगला है लायबिलिटी ऑफ स्टेट ऑफ डिसीज पार्टनर। एक पार्टनर मर चुका है, मरे हुए पार्टनर की जो स्टेट होंगी उसकी स्टेट कहाँ तक लायबिलिटी होगी, मैं आपको बता रहा हूँ एक बार। मान लीजिए किसी का कोई मर गया, ठीक, तो जो उसका सक्सेशन, मतलब जो उसकी जिसके पैर, मान लीजिए किसी के पेरेंट्स थे पार्टनरशिप में, पेरेंट एक्स के जो ग्रैंड फादर थे या एक्स के जो फादर थे वे पार्टनरशिप फर्म में थे, ठीक।
अब कोविड का टाइम आया, कोविड के टाइम पे आपको पता है क्या हुआ, कोविड के टाइम पे उनकी हो गई डेथ। तो उनकी जो पर्सनल एसेट है, जो उनकी स्टेट है, वो कहाँ तक लाइबल है, उनकी जो मतलब जो उनका सन है यानी कि जो एक्स है, एक्स कहाँ तक लाइबल है, एक्स सिर्फ उतने अमाउंट तक के लिए लाइबल है जितने की उनके फादर की स्टेट थी, यानी कि जितने ये प्रॉपर्टी उनके फादर के नेम पे थी, उतनी प्रॉपर्टी के लिए एक्स लाइबल है। एक्स अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी के लिए लाइबल नहीं है, फादर के एक्ट के लिए, यही कहता है, पढ़ेंगे आगे। ऑर्डिनरी द इफेक्ट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर इज डिसोल्यूशन। अब ये तो फिर वही बात करेगा यार, मैं इसको काट ही रहा हूँ, बार बार एक ही चीज है ना, एग्रीमेंट एग्रीमेंट पढ़ लिया भाई, पढ़ लिया हमने, ये वाली काटो, फालतू की वही चीज बार बार वही चीज बोल रहा है कि एग्रीमेंट एग्रीमेंट एग्रीमेंट। हमें पता है, इतना हम समझते हैं भाई कि अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा होगा तो डिसॉल्व नहीं होगी, कब नहीं होगी, दो से ज्यादा पार्टनर होंगे तो। अगर मान लीजिए दो पार्टनर है, दो पार्टनर एक मर गया, तो अब तो ये क्या, तो अब तो ये डिसॉल्व होनी होनी कंपलसरी है, क्योंकि एक पार्टनर पार्टनरशिप हम चला नहीं सकता, डिसोल्यूशन होगा। लेकिन अगर तीन या तीन से ज्यादा पार्टनर है, उस केस में अगर कोई एक पार्टनर मर भी गया तो पार्टनरशिप हम चलती रहेगी अगर एग्रीमेंट में लिखा है तो, और एग्रीमेंट में नहीं लिखा तो डिसॉल्व होगी। वही चीज बार बार बता जा रहे हैं यार, मूड ऑफ कर रहे हैं फालतू में। जस्ट अ मिनट। तो यही कह रहा है पहले पॉइंट में, आप पढ़ना घर आराम तसल्ली से, एक एक पॉइंट हाईलाइट करके रंगीन कर देना पूरे अपने नोट्स को। इन ऑर्डर दैट स्टेट ऑफ अ डिजीज पार्टनर मे बी एब्सॉल्व फ्रॉम द लाइबिलिटी ऑफ अ फ्यूचर ऑब्लिगेशन ऑफ द फंड। फिर से वही बात, अब भाई अगर मर गया तो अब क्या वो स्वर्ग लोक से डिसीजन मेकिंग में आएगा, स्वर्ग लोक से कहेगा नहीं नहीं ये वाला ये चीज परचेस करो, ये चीज सेल करो, ये इससे खरीदो, ये उससे खरीदो, स्वर्ग लोक से थोड़ी ना बता देगा। भाई मर गया तो अब वो डिसीजन भी नहीं ले पाएगा, डिसीजन नहीं ले पाएगा तो लाइबिलिटी भी नहीं रही रहेगी, नहीं रहेगी उसकी। लॉजिकल चीज है नहीं है। अगर कोई बंदा मर चुका या कोई बंदा रिटायर हो चुका, उस केस में वो बंदा क्या आपके डिसीजन मेकिंग के अंदर आ रहा है, आपकी बिजनेस के ऑपरेशन में अपना योगदान दे रहा है, या कह रहा है कि नहीं नहीं ये चीज खरीदो, ये चीज परचेस करो, ये ऐसा करो, ये वैसा करो, कैसे कहेगा। और वो बंदा कह ही नहीं रहा तो वो, सॉरी, अगर वो बंदा कह ही नहीं रहा या वो बंदा आपका पार्टनर ही नहीं रहा, तो उस केस में वो आपको लिए लाइबल, आप उसके लिए कैसे लाइबल होगे। स्वर्ग लोक पे जाओगे उससे कहोगे नहीं नहीं तुम इनफोर्सेबल आओ, केटर जाएगा स्वर्ग लोक में, ये कितना मतलब क्या यार, ये लिखने की भी जरूरत नहीं थी, कॉमन सेंस की बात है। अच्छा देखो ये कितना मस्त बात करा, हमने जो अपना रिटायरमेंट वाला केस पढ़ा, तो उसमें पढ़ा हमने पब्लिक नोटिस देगा, माइनर वाले केस में पढ़ा पब्लिक नोटिस देगा। इस केस में कह रहा है जो बंदा मर गया वो पब्लिक नोटिस नहीं देगा। अरे बाबा क्या बोलूं यार, मैं बताओ, एक बंदा जो मर चुका, वो कैसे बोलेगा खुद के मुंह से कि भाई मैं निकल रहा हूँ इस पार्टनरशिप से, मर गया तो बात ही खत्म हो गई ना। मरा हुआ बंदा कैसे खुद से पब्लिक नोटिस दे सकता है, मेरे तो यार ये बताओ तुम आप बात बस। अगर कोई बंदा मर चुका है तो वो तो फिर उसकी डेड बॉडी है, डेड बॉडी कैसे कहेगी किसी से कि मैं निकल चुका हूँ इस पार्टनरशिप फर्म से, डेड बॉडी है। अरे बाबा, तो ये कह रहे हैं कि अगर कोई बंदा मर चुका है तो वो पब्लिक नोटिस देना उसे जरूरी नहीं है। अब भाई देगा ही कैसे, जब वो बंदा मर चुका है तो अब वो बंदा कैपेबल ही नहीं है किसी से बातचीत करने के लिए, किसी को कुछ बताने के लिए, तो कहाँ से पब्लिक नोटिस देगा। रोड से जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया बंदे का, बात खत्म, बंदा इंस्टेंट हाथों हाथ मर गया, तो क्या पब्लिक नोटिस कहाँ से देगा भाई वो, उसकी आत्मा आके पब्लिक नोटिस देगी, सबके सब केटर के घर जाएगी आत्मा, ये कहेगी उठो जागो, मैं आया हूँ तुमको पब्लिक नोटिस देने, देखो मैं मर चुका हूँ इसलिए मैं पार्टनरशिप हम छोड़ चुका हूँ। वाह बढ़िया। इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं, इस आगे का सेक्शन नंबर 36 से करेंगे हम अपना अगले लेक्चर में। जस्ट टाइम, और आप प्लीज लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। एक्स भाषा पार्टनर इन अ फर्म, द फर्म ऑर्डर्ड गुड इन एक्स लाइफ टाइम, जब एक्स जीवित था तब फर्म ने कोई ऑर्डर करा था, बट द डिलीवरी ऑफ गुड वार मेड बाय आफ्टर द एक्स, मतलब जो ऑर्डर हो चुका था, ऑर्डर तो उसके सामने ही हो चुका, तो यानी कि ऑर्डर के डिसीजन में उसने अपनी भूमिका दे दी होगी, यानी कि जब ऑर्डर हुआ था उस केस में वो बंदा था, तो बंदे ने डिसीजन मेकिंग में अपना पार्टिसिपेशन दिया होगा, चाहे एक्टिवली दिया हो चाहे कैसे दिया हो, पर कहीं ना कहीं सब पता होगा कि ऐसा कुछ हो रहा है। इन सच अ केस एक्स स्टेट will not be liable for the debt of creditor as only a person disease against the surviving partner and a disease against a partner asset in the hand of the partners। क्या कह रहा है, ऑर्डर उसके सामने होता लेकिन डिलीवरी उसके बाद हुई, मतलब एक्शन बाद में हो लिया गया, तो वो लाइबल तो रहेगा लेकिन उसकी लाइबिलिटी रहेगी अप टू द अमाउंट ऑफ एसेट, जितनी उसकी बिजनेस की एसेट है उतने अमाउंट तक के लाइबल रहेगा। ठीक, क्योंकि क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो उसका अमाउंट ड्यू हुआ है, अमाउंट ड्यू बनने के बाद हुआ है।
अमाउंट ड्यू एक्स की डेट के बाद हुआ है, ना कि एक्स के सामने, तो इसलिए जब ड्यू ही बाद में हुआ है तो उसके लिए पेमेंट के लिए भी वो पर्सनली लायबल नहीं रहेगा। उसकी हाँ एसेट जरूर लायबल रहेगी। एसेट जो पार्टनर्स के हाथ में है उसकी, यानी कि जो पार्टनरशिप फर्म है उसकी एसेट है, उसमें से उसका अमाउंट रिकवर करा जाएगा, लेकिन उसकी पर्सनल एसेट नहीं हो पाएगी। ये इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान रखना, क्योंकि उसके सामने ड्यू नहीं, उसके सामने ट्रांजेक्शन तो होगी लेकिन उसके सामने ड्यू नहीं हुई, पेमेंट ड्यू नहीं हुआ था। तो यहाँ तक हम कर चुके हैं आज, इससे आगे करेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब टेल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे। अपना और अपना ख्याल रखें, पढ़ाई अच्छे से करते रहें, और इस वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर करें। मेरे एंड से कुछ इंप्रूवमेंट लगे तो प्लीज़ बताइए, ताकि मैं आपको इंप्रूव करता रहूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट